नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। आज संडे का दिन था और शाम होते ही मोना ने रोज की तरह कॉफी बनाकर ड्राइंग रूम की टेबल पर रखती है और फिर अपने ससुर जी को आवाज लगाती है। पापा जी आकर कॉफी पी लीजिए। आया बेटी, कहकर ससुर जी अपने कमरे से निकलते हैं और चुपचाप कॉफी पीते हैं और फिर अपने कमरे में वापस लौट जाते हैं। मोना घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। सालों से ऐसा ही चला आ रहा था। मोना के ससुर जी ना किसी से ज्यादा बोलते थे और ना कहीं आते जाते थे। चुपचाप अपने कमरे में आराम करते या फिर अखबार पढ़ते थे। मोना से भी एक दो शब्द में ही बात करते थे। मोना अक्सर सोचती कि पापा जी इतने रूखे क्यों हैं, कौन सा दर्द है जो वह अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। पर उसे अपने सवाल के जवाब नहीं मिल पाते थे। घर में सिर्फ चार ही लोग थे, पर हर एक आदमी का अलग अलग दिनचर्या थी। मोना सबसे पहले 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई करना, नहाना, पूजा करना, फिर नाश्ता बनाने में लग जाती थी। उसके बाद उसके ससुर जी 6 बजे उठते थे और नित्य कर्म करने के बाद भगवान की पूजा करते थे। फिर वह अपने कमरे में चले जाते थे। 7 बजे मोना के पति दीपक उठते थे और मोना के बेटे राजू के उठने का कोई समय ही नहीं था। जब दिल करता तब उठ जाता। अभी वह सिर्फ 6 साल का ही था। मोना की सास नहीं थी। उसकी शादी के कुछ साल पूर्व ही वह परलोक सिधार गई थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। मोना के पति दीपक 3 भाई थे। मंजीत लंदन में पढ़ाई करने के लिए गया था। वहां किसी लड़की से प्रेम हो गया और वह उससे शादी करके वहीं बस गया। दूसरा भाई राघव था। चेन्नई किसी अध्ययन के लिए गया था। वह भी प्रेम विवाह करके वहीं सेटल हो गया। वह चेन्नई में जॉब करने लगा। दीपक सबसे छोटा था। वह भी प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर था। दीपक पापा अपनी बीवी मोना और 6 साल के बेटे राजू के साथ बहुत खुश था। भरा पूरा संसार था। फिर भी जाने क्या बात पापा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर भी वो किसी से जाहिर नहीं करते थे, ऐसा मोना को लगता था। पापा जी के स्वभाव के कारण वह दुखी रहती थी। उसका भी मन करता था कि वह भी बाकी बहुओं की तरह अपने ससुर जी से दो टूक बातें करे। दीपक ड्यूटी चला जाता था। बेटा अपने खेल कूद में लगा रहता और पापा जी अपने कमरे में रहते थे। ऐसे में मोना बिल्कुल अकेली घर में परेशान हो जाती थी, पर वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसके ससुर जी बहुत ही ज्यादा खुश्क स्वभाव के थे। मोना से बोलने की बात तो छोड़ दो, जब वह अपने पोते राजू से भी बहुत कम ही बोलते थे। मोना के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वह अपने ससुर में ही अपने पिता का रूप देखती थी। पर उनसे अपने लिए पिता का प्यार ना पाकर वह बहुत गुमसुम रहती थी। इसके बावजूद मोना ने कभी भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक दिन उसने हार कर दीपक से शिकायत कर ही डाली और उसने कहा, तुम पापा जी से बोलते क्यों नहीं? उनसे बातें करके उनके दिल की पीड़ा को समझते क्यों नहीं? जरूर कोई बात है, इसलिए वो बहुत चुप रहते हैं। देखो मोना, मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह सदा से ऐसे ही हैं। दीपक बोला, ऐसे क्यों कहते हो जी? कभी तो उनका हाल चाल पूछ ही लिया करो। मोना ने दीपक से शिकायत करते हुए कहा, हाँ यही सच है। बचपन से ही माँ ने ही सब कुछ किया था हमारा, और फिर तुम हो ना उनका हालचाल बताने के लिए। यह कहकर दीपक चुप हो गया। हाँ मैं तो हूँ, मोना ने तुनक कर कहा। पर मोना हार कहाँ मानने वाली थी। उसने दीपक से खूब कहा, पर दीपक ने साफ साफ कह दिया कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता है। मोना मन मार कर रह गई, पर पापा जी का इतना शांत रहना उसके लिए खलदाई बना हुआ था। अगले दिन सुबह, पापा जी आ जाइए, आपकी कॉफी तैयार है। आज मोना भी अपनी कॉफी पापा जी के साथ ही पीने के लिए ले आई थी। हाँ बेटी, आया अभी।
कहते हुए पापा जी अपने कमरे से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और कॉफी की चुस्कियां के साथ टीवी पर न्यूज देखने में व्यस्त हो गए। एक तरफ सोफे पर मोना बैठी थी। उसने पापा जी से कुछ बातचीत का सिलसिला चालू किया। पापा जी, मैं सोच रही हूँ इस पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुन लो। आपका क्या विचार है? हाँ, अच्छा सोचा है बेटी, पापा जी बोले। पर पापा जी, मैं किसी पंडित जी को नहीं जानती। आपकी नजर में कोई हो तो आप बता दीजिए, मोना पूछती है। हाँ, मेरे पास नंबर है, अभी दे दूंगा, पापा जी ने उत्तर दिया। अच्छा पापा जी, आपकी तबीयत ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मोना उनसे बड़ी हिम्मत करके पूछती है। हाँ, पापा जी बोले और कॉफी का खाली कप मेज पर रखकर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। जाते जाते उन्होंने राजू को बुला लिया, पर मोना ने उनके चेहरे के एकाएक बदले भाव को स्पष्ट भांप लिया था। वो बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी राजू नंबर लेकर आ गया। उसने नंबर वाली पर्ची मम्मी को पकड़ाई और फिर अपने कमरे में जाकर खेलने लगा। मोना ने पंडित जी से फोन पर बात की और फिर उनके द्वारा बताए हुए सामान की लिस्ट बनाने लगी। लिस्ट बनाकर अपनी पर्स में डाल दी और स्वयं किचन में खाना बनाने लगी। पूर्णमासी में अभी 2 दिन शेष थे, इसलिए उसने सोचा कि इन 2 दिनों में दीपक के साथ जाकर पूजा का सारा सामान ले आएगी और हो सकता है पंडित जी के आने से पापा जी भी खुलकर थोड़ा हंस बोल लेंगे। उनकी जान पहचान वाले हैं तो हो सकता है उनकी आपस में अच्छी मित्रता भी हो। अगले दिन दीपक के साथ जाकर सारा सामान वो मार्केट से ले आई। पूर्णिमा के दिन पंडित जी भी नियत समय पर उनके घर पर पहुंच गए। आइए चाचा जी, पूजा का सारा सामान मैंने एकत्रित करके रख दिया है, आइए। मोना पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर खुश होते हुए बोली। हाँ बेटी, बस मुझे पैर धोने का स्थान दिखा दे, पंडित जी मोना से बोले। दीपक ने पंडित जी के पैर धुलवाए और उनके लिए आसन लगा दिया जहां पूजा होने वाली थी। राजू, जल्दी से जाकर अपने दादाजी को बुला ला, कह देना कि पूजा करवाने वाले दादाजी आ गए हैं, मोना ने राजू से कहा। राजू दौड़कर दादाजी के कमरे में चला जाता है। दादाजी, चलिए ना बाहर, पूजा करवाने वाले दादाजी आ गए हैं। राजू उत्साहित होते हुए दादाजी का हाथ पकड़कर खींचकर कमरे से बाहर ले आया। पापा जी और राजू दोनों आकर पूजा वाले स्थान पर बैठ गए। पापा जी ने पंडित जी से प्रणाम किया और फिर पंडित जी ने उनसे उनका हालचाल पूछा। उन्होंने उत्तर दे दिया। अब मोना और भी ज्यादा परेशान हो गई। अपने हम उम्र मित्र से भी पापा जी खुलकर हंसकर नहीं बोल रहे थे। मोना ने शिकायत भरी नजरों से दीपक की तरफ देखा, जैसे कि उसकी नजर यह पूछ रही हो आखिर माजरा क्या है, और दीपक पहले की भांति निरुत्तर सा प्रतीत हो रहा था। इतनी गंभीरता शायद ही किसी को पसंद हो, पर मोना को तो बिल्कुल नहीं। फिर भी उसने अपना मन पक्का कर लिया। पूजा होने के बाद पंडित जी के खाने की व्यवस्था उसने पहले से ही कर रखी थी। उसने सोचा कि हो सकता है खाने के दौरान ही पापा जी और पंडित जी खुलकर हंसे बोले और एक दूसरे से खुलकर संवाद कर सके। बस इसी उम्मीद से मोना आगे बढ़ रही थी। पूजा के बाद मोना गर्मा गर्म कचौड़ी और पूड़ी तलने लगी। दीपक ने ड्राइंग रूम में खाना लगवा दिया। पंडित जी जमीन पर बिछे आसन पर पालथी लगाकर बैठते ही आवाज देते हैं, अरे ओ तेज प्रताप, जल्दी से आ जाओ, बिटिया ने खाना लगवा दिया है। अपने कमरे से निकलकर पापा जी ड्राइंग रूम में आकर कहते हैं, अरे हरिप्रसाद जी, आप हमारे जजमान हैं, पहले आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, हम लोगों के बीच भी जजमानी और यजमानी चलेगी। हम जजमान बाद में हैं, पहले आपके मित्र हैं, यह याद रखिए। हाँ हाँ हाँ, पंडित जी ने हंसते हुए कहा और उन्होंने पुनः आग्रह किया कि वह उनके साथ भोजन करें।
पंडित जी के बार बार कहने से पापा जी दूसरी ओर जहां चद्दर बिछी थी उस पर बैठ गए। तभी मोना पूड़ी और कचौड़ी लेकर आती है और दोनों लोगों का खाना अपने हाथ से परोस कर देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। दीपक वहीं पर बैठ जाता है। और कहो तेज प्रताप, क्या हाल चाल है? तबीयत तो ठीक रहती है ना? पंडित जी ने कचौड़ी का निवाला मुंह में रखते हुए पूछा। हाँ हाँ, तबीयत को क्या होना है, अब तो बस ईश्वर के घर से बुलावा आना बाकी है। बड़ी ही गंभीरता से पापा जी बोले। मोना पर्दे की ओर से उन लोगों की बातें सुन रही थी। अरे भाई तेज प्रताप, ये कैसी बातें कर रहे हो, बुझी बुझी सी। तुम्हारी वह जिंदा दिली और खुशमिजाजी वाली हंसी सुनने को कान तरस रहे हैं। भाभी जी क्या गई, तुम तो एकदम मौन हो गए। अरे ऐसी बात नहीं है हरि प्रसाद जी, बस वक्त वक्त की बात है। पापा जी ने बात को लगभग खत्म करने की कोशिश की, तभी मोना ने दीपक को आवाज लगा दी। अरे सुनिए राजू के पापा, जरा यहाँ आइएगा। हाँ आया, कहकर दीपक वहां से चला जाता है। फिर मोना दीपक को समझाती है कि वहां से हट जाओ, वह पुराने मित्र हैं, आपस में कुछ बातें करेंगे। हमें भी तो पता चले कि पापा जी के मन में ऐसा क्या है जो इतने खामोश हो गए हैं। दीपक को भी लगा कि वह सही कह रही है और दीपक ने अंदर जाकर पंडित जी और पापा जी से कहा कि उसे फोन आया है, अर्जेंट किसी से बात करनी है और जो कुछ लेना हो वह आपको राजू दे देगा। उन्होंने वहां राजू को बैठा दिया और स्वयं बाहर आ गए। उधर पंडित जी बार बार तेज प्रताप से पूछ रहे थे कि वह अब बाहर भी नहीं निकलते, कहीं आते जाते भी नहीं है, क्या वह बहू बेटे से खुश नहीं है? तब उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान ने मुझे बहू के रूप में बेटी दी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मोना जैसी बहू मिली है। वह देवी स्वरूप रूपी मेरी बेटी है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे रूखे व्यवहार को वह सर आंखों पर लेती है। अब क्या बताऊं हरि प्रसाद जी, जो परदेश गए वह वहीं के हो गए। उन्होंने पलटकर एक बार भी नहीं देखा कि मेरे माता पिता का क्या हाल है। मेरी पत्नी का देहांत हुआ तो बड़ा बेटा तीसरे दिन आया और दूसरा बेटा दूसरे दिन। जिसने उन्हें पैदा किया उसका तो वह कर्ज उतार नहीं पाए, तो मैं क्या सोचूं कि मेरे मरने पर क्या वो आएंगे? हाँ, हो सकता है संपत्ति का बंटवारा करने अवश्य आ जाएं। मेरे तीनों बेटे मुझसे बातचीत करना उचित नहीं समझते। बस मेरी एक ही बेटी मोना और एक ही पोता है जिसे हक से अपना कह सकता हूं मैं, जिनके लिए मेरी सांसें अभी तक चल रही हैं। मैंने अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और बड़े वाले को विदेश भेजने के लिए मैंने अपने पुरखों की जमीन गिरवी रख दी, जिसे मैं आज तक छुड़वा नहीं पाया। मैं रिटायर्ड कर्मचारी, मेरे पास गुंजाइश भी नहीं है। उन दोनों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, पर जिसके पास मुझे दाना पानी मिला है उसके लिए इस मकान के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। उन दोनों बेटों ने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा, हाँ पिताजी अब कमाई होने लगी है, चलो जमीन छुड़वा लेते हैं। मैं किससे क्या शिकायत करूं? सभी का गुस्सा मैं उस बेचारी बच्ची पर निकालता हूं और फिर कमरे में जाकर खूब रोता हूं, पर क्या करूं, असहाय हूं, चाह कर भी मैं उसे कोई खुशी नहीं दे सकता। इतना कहकर तेज प्रताप जी फूट फूट कर रोने लगे। साथ में हरिप्रसाद भी खूब रोए। अपने मित्र की दशा देख कर कि कहने को 3 बेटे बहुए और पोते पोतियां हैं, पर सिर्फ मोना ही उनके मन में चल रहे अंतर्द्वंद को समझ पाई। किसी और को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था। और पर्दे के पीछे खड़ी मोना और दीपक दोनों खूब रोए जा रहे थे।
मोना और दीपक कमरे में आए और पिताजी के पैरों में गिर गए। दीपक रोते रोते बोला, पिताजी मुझे माफ कर दो। आप इतने दुखी थे और मैं समझता रहा कि यह आपका स्वभाव है। आपके दिल के भीतर मैंने झांकने की कोशिश नहीं की। मैं आपका गुनहगार हूँ और मोना, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुमने मेरे पापा को अपने पापा की तरह समझा, उन्हें जानने की कोशिश की और उनकी जी जान से सेवा की। दीपक हाथ जोड़े कभी मोना और कभी पापा जी से बार बार रोते रोते माफी मांगे जा रहा था। यह मेरे पापा जी हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं दिल से इन्हें अपना पापा ही समझती हूँ। और इतना कहकर मोना रोने लगती है। पंडित जी ने भी बहुत समझाया तेज प्रताप को और कहा कि हंसी खुशी जीवन व्यतीत करे। इतने अच्छी बहू बेटा मिले हैं, उनके संग हंसी खुशी से रहे। दीपक ने अपने पापा से वादा किया कि वह पुरखों की जमीन जल्दी से जल्दी अपने भाइयों की मदद से छुड़वा लेगा। दीपक ने अपने भाइयों से बातचीत की। इस बारे में पहले तो भाइयों ने ना नुकुर किया, उसके बाद दोनों ने जमीन छुड़वाने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। राजू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जमीन भी छूट चुकी थी। आज पापा जी बहुत खुश थे। तीनों बहुएं साथ में मिलकर किचन में खाना बना रही थी और तीनों भाई पापा जी के कमरे में बैठे पापा से बातें कर रहे थे। खाना तैयार हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया और आराम करने लगे। शाम के 4 बज रहे थे। रोज की तरह मोना पापा जी की कॉफी लेकर उनके कमरे में गई। उसने देखा पापा जी का मुंह खुला हुआ और वो पसीने में लथपथ हैं। उसके हाथ से कॉफी छूट गई। बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगी, पापा जी क्या हुआ आपको? राजू के पापा, जल्दी आओ, देखो आकर। सभी दौड़ते दौड़ते पापा जी के कमरे में आए कि तभी मोना पापा जी के पास बैठ गई। राजू, पानी दे बेटा, जल्दी दे। अभी सब लोग कुछ समझ पाते इससे पहले मोना ने अपने हाथों से पापा जी के खुले हुए मुंह में पानी डाल दिया और पापा जी के एकदम से एक हिचकी आई। उसके बाद उनका जिस्म धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। शायद पापा जी के मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। पापा जी शायद उस माँ की छाया में हमेशा के लिए सो चुके थे, जिसमें उन्होंने अपनी माँ और अपनी बेटी दोनों की छवि देखी थी। आज उसी के हाथों से उन्हें जलार्पण भी हुआ। कहने को तो 3 बेटे थे, पोते थे और वहां मौजूद भी थे, पर शायद जल वह मोना के हाथ से ही ग्रहण करना चाहते थे। इसलिए सबकी मति भंग हो गई थी कि आखिर पापा को क्या हुआ है। सब सोचते ही रह गए, परंतु मोना के मन में यह बात आ गई कि हो ना हो, यह उनकी अंतिम सांस है। उनके मुंह में पानी डाल दिया जाए। आज उनके मन में किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनकी बंद होती आंखों में मोना के लिए अपार स्नेह और आशीर्वाद था। सभी बहुत दुखी थे और बहुत रो रहे थे, पर मोना कुछ ज्यादा ही रो रही थी। और रोए भी क्यों ना, जब से शादी होकर आई थी उनकी छत्र छाया में रही थी, आज बिल्कुल अकेली रह गई थी। मम्मी जी और पापा जी की फोटो का साथ ही बचा था उसके पास। राजू को अक्सर उसके दादाजी की बातें बताया करती थी और राजू से आग्रह करती कि वो अपने पापा और मम्मी दोनों से हालचाल पूछे और बातें करे, जिससे कभी बुढ़ापे में उसके पापा को उससे कोई शिकायत ना हो। पापा जी के आशीर्वाद से मोना और उसके परिवार का खुशमय जीवन व्यतीत होने लगा। इसलिए कहते हैं कि अपनों से बातें करते रहो, जिससे बाद में पछताना न पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।